जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 के भौतिक शास्त्र के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। बेटा आप लोगों से उम्मीद ये है कि आप लोगों ने ज़बरदस्त पेपर बनाकर आया होगा, क्योंकि ये जो पेपर है इस बार का आपका सबसे ज़्यादा सरल पेपर है। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आपका आया था और उम्मीद यही है आप लोगों से, आप लोगों ने पेपर को ज़बरदस्त बनाकर आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो की सहायता से आप लोग देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं और कितने क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े हमारे गलत हो गए। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो अपने को अगले एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से करना है। टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे सही हुए और कौन से क्वेश्चन हमारे थोड़े से गलत भी हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सही विकल्प था, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? प्रति एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? तो इसका जवाब आएगा बेटा विद्युत ध्रुवण। अगला देखिए, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो बेटा वो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। आप लोगों ने कई बार इस सवाल को आते जाते ऐसा पढ़ लिए होंगे, है ना, बी वाले क्वेश्चन को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो बेटा इसकी जो खोज किया था वो ऑर्स्टेड ने किया था। चैप्टर ही है एक अपना, है ना, तो ऑर्स्टेड ने इसकी खोज किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या में और साथ में फोकस दूरी में आपको संबंध बताना। तो ये तो सभी बच्चों को पता है, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये किस संकल्पना के दोनों उदाहरण दिए हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है और जिसके परमाणु द्रव्यमान समान रहते हैं वो संभारिक कहलाता है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये तो पता ही था आपको। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो बेटा अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल होते हैं, वहां पर आयन होते हैं। लेकिन आयन भी कैसे वाले? जो गति नहीं कर सकते, मतलब निश्चल आयन होते हैं वहां पे। इसका आंसर निश्चल आयन आएगा। अगला सवाल देखिए, रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव खाली स्थान है। अब यहां पर घटता है, इसका आंसर आएगा। कैसे? इसका जवाब कैसे घटता आ जाएगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा प्लस से माइनस की तरफ रहती है, याद है कि नहीं आपको? और प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो विभव का मान कम होता है। प्लस की तरफ विभव अधिक होता है और माइनस की तरफ कम होता है, इसलिए विभव का मान घटता है। आगे, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उसे अपन लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है ना वो उत्पन्न करता है कौन सी धारा? विस्थापन धारा। आगे देखिए, परावर्ती दूरदर्शी में खालिस्तान के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हो तो बेटा वहां पे अभिदर्शक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को अपन लोग चालन बैंड कहते हैं, आप सभी को पता था और लिख कर भी आप लोग आए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में खालिस्तान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो बेटा देखो इसमें क्या आएगा? होलों की सांद्रता। ठीक है, होल लिखना था आपको आंसर में। अगला देखिए, अब ये लिखा हुआ है कोटर। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, सत्य है क्या? सत्य है। पहली बात तो बच्चों, कोटर का मतलब होता है कोई खाली जो है ना, कोई खाली चालक है। खाली का मतलब खोखला चालक है वो, समझ में आ गई बात? तो उसके अंदर तो हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता ही है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। बेटा ये गलत है, चालकों में ऐसा होता है लेकिन अर्धचालकों में अगर आप लोग ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध कम होता है, तो ये असत्य आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, सी वाला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल जो है कितना होता है? शून्य होता है। तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे v का मान जब शून्य है क्योंकि वो स्थिर है ना आवेश, तो स्थिर आवेश है तो वेग जीरो होगा, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, लॉरेंज बल जीरो हो जाएगा और ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, डी वाला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में गमन नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम रहे या मत रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना? ये कहीं से भी गमन कर लेते हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये असत्य आ जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। बेटा यौगिक का मतलब होता है कि जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ था, और सिलिकॉन और जर्मेनियम तो बेटा शुद्ध अर्धचालक है यार, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां सही जोड़ी में आप लोग देखिए, स्थिर विद्युत बल
अब स्थिर वैद्युत बल के बारे में हमको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में कूलाम भैया ने बताए थे, तो इसका आंसर कूलाम आएगा। प्रेरित धारा की दिशा के बारे में लेंज ने इतना जबरदस्त नियम दिया हुआ है, तो इसका सीधे सीधे आप लोग जवाब क्या दोगे, लेंज। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज का श्रेय जाता है अपने मैक्सवेल भाई को, तो इसका आंसर आएगा क्या, मैक्सवेल। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग, तो बेटा ये जो यंग ने किया था द्विस्लिट प्रयोग, ठीक है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, इसकी व्याख्या किसने किया था भाई, अपने डी ब्रॉगली ने, तो इसका आंसर पहला वाला आएगा। और अगला देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध जो दिया था अपने आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc², याद है कि नहीं आपको, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर ओम जो है वो किसी के सही जोड़ी नहीं बना पाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इतने आंसर बिल्कुल सही किए होंगे, यही उम्मीद है आप लोगों से। अपने अपने नंबर आप लोग यहाँ पे से काउंट कर सकते हो कि कितने सही हो रहे हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए, तो बेटा कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना, 1/ε0 इंटू क्यू, लेकिन क्यू का मान आपको 1 रखना है क्योंकि उसने एकांक धनावेश बोला है, तो सीधे आपका आंसर आएगा 1/ε0। किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र का नाम होता है बेटा अमीटर, ठीक है। चलिए, शुद्ध प्रेरक प्रतिरोधकीय लिखा हुआ है भाई, शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। शक्ति गुणांक को दर्शाते हैं अपन लोग cos फाई से, और अगर ये शुद्ध रोधकी अगर परिपथ है, इसका मतलब इसमें फाई का मान 0 होता है, कलांतर का मान 0 होता है हर परिपथ में, याद है कि नहीं आपको। तो जब फाई का मान 0 रखोगे और अपना शक्ति गुणांक क्या है, cos फाई, इसका मतलब cos 0 का मान 1 आएगा। इसका आंसर आप लोगों को 1 लिख कर आना था। डी वाला देखिए, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो ये आएगा इसका जवाब न्यूनतम विचलन की स्थिति में। आगे देखिए, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर जो नया अर्धचालक बनेगा उसका क्या नाम दिया जाता है, तो बेटा त्रिसंयोजी मिलाते हो तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, याद है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न कैसे कैसे आपको पूछा गया है, तो बहुत ही गजब के प्रश्न यहाँ पे आप लोगों ने, अगर मान लो, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे वीडियो में डाल चुका था, अगर आप लोग वो सारे क्वेश्चन पढ़ के गए हो ना बेटा, आपका पेपर बहुत ही जबरदस्त बना होगा, समझे। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पढ़कर जाना था। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और आगे भी रहेगा। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में 2 अंतर लिखिए, ठीक है, ये भी आप लिख कर आएंगे, जबरदस्त। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, है ना। अगला क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम का कथन और गणितीय रूप, उसके अथवा में दिया चुंबकत्व का गॉस नियम लिखे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। किन तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहते हैं, इन तरंगों को पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव पर अधिक अहम भूमिका होती है। उसके अलावा अगर आप लोगों से ये नहीं बन पा रहा है तो आप लोगों ने अथवा बनाए होंगे जरूर। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। वीडियो में मैंने आप लोगों को जरूर आपको बताया था ना बेटा कि तरंग दैर्ध्य के भी बढ़ते हुए क्रम में और आवृत्ति के भी बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है बेटा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सवाल को भी जरूर बना कर आए होंगे, ठीक है। अब 10वां प्रश्न जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देंगे, दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण से बने प्रतिबिंब का प्रभाव क्या होगा, लिखिए, ठीक है। अब ये नहीं बना तो आप लोगों ने शायद इसका अथवा वाला जरूर आप लोगों ने बनाए होंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत गजब है। आगे देखिए, अब 11वां प्रश्न, ये भी बहुत, ये तो सब बच्चे पढ़कर गए ही होंगे इस सवाल को। नाभिकीय बल की 2 विशेषता भी पढ़कर गए होंगे। अगर अभिनति और पश्च अभिनति में से कोई एक आता ही है, आपको पहले से ही पता था, है ना। और अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र भी आप लोग बना चुके हैं। और जो 13वां क्वेश्चन है वो तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा भी आगे भी रहेगा, तो ये भी आप लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है। और देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए और आवश्यक शर्त भी लिखिए। देखिए आप लोगों को ये सवाल आ गया। इसके बाद ये जो सवाल दिख रहा है न्यूमेरिकल है बेटा, आप लोगों को सिर्फ सूत्र लगाना था, है ना, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का, और काम खत्म कर देना था इसका। तो हम लोग फार्मूला पढ़ कर गए होंगे, तो बेटा वही फार्मूले का यूज़ करना था ना इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, आगे ये भी उसी टाइप का सवाल है, फार्मूले मान रखो और सीधे आपका आंसर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ कर गए होंगे, अच्छा सवाल था ये, सब बच्चे पढ़ कर गए होंगे इसको। हाइगेन का तरंग सिद्धांत का वर्णन भी आपको करना है, ये भी अच्छा सवाल था अथवा में उसके, ठीक है। 16वां क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। उसके बाद 17 वाला फिर से न्यूमेरिकल आ गया, चैप्टर नंबर 1 से सवाल दिया गया है।
ठीक है। और ये है धारिता वाला सवाल। तो यहाँ तो आप लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जरूर पढ़े होंगे, तो यहाँ समांतर क्रम का सूत्र लगाकर लास्ट में आप लोगों को आवेश का मान निकाल देना था। अब आगे देखिए, ये आया अपना प्रत्यावर्ती धारा से और किससे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले अध्याय से। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये भी आप लोग जरूर पढ़ के गए होंगे, एलसीआर परिपथ वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये सवाल में बच्चे थोड़ा सा हिचकिचा गए होंगे, क्योंकि क्या लिखा है देखो, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए, मतलब लेंस की क्षमता का व्यंजक आप लोगों से पूछ रहा है। और आप लोग क्या पढ़ के गए थे पता है, कि संपर्क में रखे दो लेंसों का परिणामी फोकस दूरी ज्ञात करने वाला। तो बेटा लेंस की क्षमता क्या होती है यार, वो फोकस दूरी का ही तो व्युत्क्रम होता है ना, तो आपको फोकस दूरी निकाल देना था और उसका व्युत्क्रम कर देना था। शानदार एकदम, समझे कुछ। और अगर वो नहीं बन पा रहा है तो सरल सूक्ष्मदर्शी तो आपको पढ़कर आप लोग गए होंगे और शानदार बनाए भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, उसके अथवा में आ गया नाभिकीय विखंडन और संलयन। मैंने बोला भी था आपको इस चैप्टर में बेटा विखंडन संलयन पढ़ लेना, बस बाकी कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका जो पेपर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने आंसर मिला पाएँ। ठीक है बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना एक बार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बेटा, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।